आज मैं डिस्कस करूंगी जो प्रेगनेंसी की थर्ड ट्राइमेस्टर है। आपका आईवीएफ प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, ये थर्ड ट्राइमेस्टर आपका एक ही है। जिनका आईवीएफ हुआ है वो भी फॉलो कर सकते हैं और जिनका नेचुरली कंसीव किया है तो वो भी ये फॉलो कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनवी विद ममा। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम है रिंकी। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता होगा कि मेरा मिसकैरेज के बाद मेरा आईवीएफ थ्रू प्रेगनेंसी हुआ और बेबी हुआ, तो उसी का जो एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो अभी एक सीरीज़ में कर रही हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर की एक्सपीरियंस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और आज की वीडियो है थर्ड ट्राइमेस्टर को लेके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं सारा डिटेल शेयर करूंगी। और वीडियो में कुछ भी अगर आप लोगों को अच्छा लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड और फैमिली में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही मेरे प्रेगनेंसी और आईवीएफ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। आज मैं डिस्कस करूँगी जो प्रेगनेंसी की थर्ड ट्राइमेस्टर है। मतलब प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सारे ट्राइमेस्टर को 3 मंथ करके डिवाइड किया जाता है कि फर्स्ट मंथ टू थर्ड मंथ तक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और 4 to 6 मंथ होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 7 to 9 मंथ होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आज मैं डिस्कस करूंगी 7 मंथ, 8 मंथ और 9th मंथ को लेके। आपका आईवीएफ प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, ये थर्ड ट्राइमेस्टर आपका एक ही है। क्योंकि आईवीएफ का ना जो 3 मंथ है तब तक आपका आईवीएफ सा लगता है कि हाँ आईवीएफ हुआ है, लेकिन अगर आपका 3 मंथ हो जाने के बाद मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही आपका नेचुरली कंसीव करते हैं, उन्हीं की तरह ही आपका प्रेगनेंसी भी हो जाता है। क्योंकि आपके सेम वही इंजेक्शंस वगैरह, मेडिसिन वगैरह देते हैं का जो जिनका आईवीएफ हुआ है वो भी फॉलो कर सकते हैं, और जिनका नेचुरली कंसीव किया है तो वो भी ये फॉलो कर सकते हैं। सबके लिए मेरा ये वीडियो है। तो ये 27 वीक्स टू 40 वीक्स, या फिर आपका जब डिलीवरी होता है, किसी किसी का 38 वीक्स पे, किसी किसी का 39 वीक्स पे डिलीवरी होता है, तो तब तक ये होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आज की वीडियो में रहेगा कि बेबी का क्या चेंजेस आता है, बेबी के बॉडी में क्या डेवलप होता है, बेबी की बॉडी का आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आता है, आपको क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका डाइट क्या होना चाहिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या एक्सरसाइज करना है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कैसे सोना चाहिए, या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका कौन सी टेस्ट होता है, या फिर आपको कौन सा इंजेक्शंस वगैरह दिया जाता है, ये भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और भी छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ये थर्ड ट्राइमेस्टर में फॉलो करना चाहिए, तो ये सारा मैं डिस्कस करूँगी। उसके साथ मैं ये भी बताऊँगी कि मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर कैसा गया, और मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था, या फिर मैंने क्या क्या किया था, ये सारा कुछ डिटेल्स में आज शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो पहले आते हैं बेबी में क्या चेंजेस आता है, या फिर बेबी में क्या ग्रो होता है। देखो ये है लास्ट ट्राइमेस्टर, तो इसी में आपको पता ही चल गया कि इसी में आपका बेबी का जो साइज़ है और वेट है वो ज़्यादा से अच्छे से गेन होगा। बेबी का साइज़ भी बढ़ेगा और बेबी का जो वेट है वो भी बढ़ेगा। तो ये आपके जो खान पान है या फिर आप कितना प्रोटीन वगैरह ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बेबी की वेट कितना बढ़ेगा। बेबी का तो ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स बन ही जाता है, लेकिन ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर है इसी में जो आपका बेबी का लंग्स होता है, तो ये आपका बेबी का लंग्स इसी थर्ड ट्राइमेस्टर में डेवलप होता है, मतलब मैच्योर होता है। और क्या होता है, ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर है इसमें किसी किसी का 8 मंथ में या फिर किसी का 9th मंथ में ये क्या होता है, बेबी का जो हेड है वो डाउन पोजीशन पे, मतलब नीचे के पोजीशन पे जाता है। क्योंकि डिलीवरी के लिए बेबी अपने खुद को रेडी करता है, क्योंकि बेबी का हेड डाउन पोजीशन होता है। किसी किसी के लिए ये नहीं होता है, जिसका प्रॉब्लम होता है या कुछ दिक्कत होता है उसका हेड डाउन नहीं होता है, उसको ब्रिज पोजीशन बोला जाता है, जो ऊपर हेड रहता है तो ब्रिज पोजीशन पे भी रह जाता है। जैसे मेरा ब्रिज पोजीशन था बेबी का, मेरा हेड डाउन पोजीशन नहीं हुआ था बेबी का, लेकिन ज़्यादातर बेबी हेड डाउन कर लेते हैं 8 मंथ में या 9th मंथ के स्टार्टिंग से ही हेड डाउन पोजीशन पे बेबी चला जाता है। और क्या चेंजेस आता है आप में बेबी का जो बेबी बम्प होता है, जो बेली होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि बेबी का साइज बड़ा होता है, वेट बढ़ता है, जो आसपास जो एम्यूनिटिक फ्लूइड है वो बढ़ता है। 7 मंथ, 8 मंथ और 9th मंथ इसमें आपका ज़्यादा बेली का जो
साइज़ होता है वो बढ़ता है। तो ये है बेबी की चेंजेस। तो अभी आते हैं खान पान पे। आपको खान पान में क्या लेना है, तो इस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, जैसे एग, मीट और फिश, ये सारा खाना चाहिए। आपको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जो लिक्विड खाना है, जो लिक्विड फ्रूट है वो सारा लेना है। आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। आपको डेयरी प्रोडक्ट भी लेना है। और पहले पिछले वीडियो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर का था उसी में भी मैंने बोला था कि आपको डेयरी फूड भी लेना है, वेजिटेबल्स लेना है। तो सेम वैसे ही आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में भी लेना है, क्योंकि इस टाइम बेबी का जो वेट है वो ज़्यादा गेन होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बेबी का सारा कुछ बन गया है, जो ऑर्गन्स वगैरह है, जो बॉडी पार्ट्स है, वो तो सारा कुछ बन गया है। अभी सिर्फ उसका ग्रोथ होना होता है, जो मतलब वेट बढ़ना होता है। इसलिए आपको अच्छे से जो विटामिन वगैरह खाना होता है, जो प्रोटीन खाना होता है, वो अच्छे से आपको डाइट में इंक्लूड करना है। और एक्सरसाइज क्या करना है, एक्सरसाइज देखो पूरे प्रेगनेंसी, आपको अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है आपका, तो पूरे प्रेगनेंसी आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना ही है। वॉकिंग हो या फिर जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि बैठ के झाड़ू हो, ये सब कुछ आपको एक्सरसाइज करना है। और आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो आप डॉक्टरी कंसल्ट से भी आप कुछ एक्सरसाइज डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये तो आपको प्रेगनेंसी में कभी भी आपको ये एक्सरसाइज वगैरह चालू कर देना चाहिए, ना कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आके करना चाहिए। आपको पहले से ही मतलब थर्ड मंथ के बाद, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से ही आपको ये एक्सरसाइज वगैरह चालू कर देना चाहिए। ये थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको सोना कैसे है, थर्ड ट्राइमेस्टर नहीं, आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही आपको जो आपका सोने की पोजीशन है वो आपको चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसी टाइम से आपका जो बेबी बम्प है वो बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि बेबी का साइज़ बढ़ता है, बेबी का जो मूवमेंट है वो चालू हो जाता है, और वो फील भी कर सकते हो आप। तो तब से आपको जो आपका स्लीपिंग पोजीशन है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको सीधा होके नहीं लेटना है, क्योंकि अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आके सीधा होके लेटोगे तो जो बेबी का साइज बड़ा होता है ना, वेट आपका जो एम्नियोटिक फ्लूइड है, तो इसलिए आपका जो बेबी का वजन है वो पूरा बैक पे पड़ेगा, और जो वेसल होता है, जो ब्लड वेसल होता है, उसमें आपका प्रेशर पड़ता है। इसलिए आपको सीधा भी नहीं लेटना है और उल्टे होके भी नहीं लेटना है, क्योंकि आपका बेबी पे प्रेशर पड़ेगा, आपका बेली पे प्रेशर पड़ेगा। तो आपको साइड पोजीशन पे लेटना है, चाहे आप लेफ्ट साइड पे सो या राइट साइड पे सो। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे ज़्यादा सो सकते हो, तो मतलब कंफर्टेबल हो, तो अच्छा है कि आप लेफ्ट साइड में सो, क्योंकि लेफ्ट साइड में सोने से आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो बेबी तक, मतलब फीटस तक अच्छे से बेबी तक पहुंचता है। इसलिए आप लेफ्ट साइड होके अगर सो सकते हो तो ज़्यादा सोइए, नहीं तो आप राइट साइड होके भी सो सकते हो। मतलब मेन है आप जैसे कंफर्टेबल सो सकते हो, कंफर्टेबल हो उसी पोजीशन पे आप सो। लेकिन अवॉइड कीजिएगा कि आप सीधा होके ना सो या फिर उल्टा होके ना सो। साइड पोजीशन पे सो रहे हो तो थोड़ा नी को बेंड करके भी सो सकते हो, और चारों तरफ पिलो का भी सपोर्ट ले सकते हो, जो कि मैं लेती थी, तो इससे भी आपको थोड़ा आराम मिलेगा। अभी आते हैं कि ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर है इसमें आपको कौन सा मेडिसिन देते हैं या फिर कौन सा इंजेक्शन या टेस्ट देते हैं। तो इसमें आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसका किसी किसी को 8 मंथ के लास्ट में होता है, किसी किसी को 9th मंथ में होते हैं। तो आपके डॉक्टर के ऊपर है वो कब देते हैं। अगर आपके डॉक्टर जब भी देते हैं तो तभी आप ये अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। इसमें क्या होता है, आपका बेबी कौन सी पोजीशन पे है ये सारा कुछ मतलब पता चल जाता है, डिलीवरी के लिए वो अच्छा होता है। और क्या होता है, जो 8 मंथ है इसमें आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है। ज़्यादातर जो जिनका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर जिनका प्रीटर्म डिलीवरी की चांसेस है और IVF थ्रू प्रेगनेंसी है, उनको लगता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, लेकिन अगर मतलब नॉर्मली जिनका प्रेगनेंसी हेल्दी है और कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं है उनको नहीं देते हैं। लेकिन अगर किसी का ये सारा प्रॉब्लम रहता है तो उनको एक स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है, उसको डेक्सा भी बोलते हैं या फिर विटनासोल भी बोलते हैं। तो ये इंजेक्शन देते हैं, ये 12 आवर्स बाद देते हैं, 2 दिन लगता है, मतलब 4 इंजेक्शन लगता है। आज मॉर्निंग को लगेगा तो फिर 12 आवर्स बाद आपको फिर शाम को लगेगा, फिर नेक्स्ट डे आपका मतलब 12 आवर्स बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को लगेगा, और फिर शाम को लगेगा। तो ये 4 इंजेक्शन लगता है 2 दिन का। ये इंजेक्शन मुझे लगा था क्योंकि मेरा ऑलरेडी बाइकॉन्जेक्टिव यूट्रस था और मेरा ऑलरेडी मिसकैरेज की प्रॉब्लम था, तो मेरा प्रीटर्म डिलीवरी के चांस था, तो इसलिए मुझे ये इंजेक्शन लगा था। और जबकि मेरा
जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है वो था, इसलिए मुझे ये इंजेक्शन हॉस्पिटल में जाके ही लगाना पड़ा था, हॉस्पिटल में एडमिट होके। बहुतों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, घर में ही दे देते हैं, लेकिन मुझे दिया था क्योंकि मुझे शुगर की प्रॉब्लम था। मुझे बोला गया था कि अगर ये इंजेक्शन लगाते हो तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो घर में अगर आप रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप हमारे सामने रहोगे, हमारे निगरानी पे रहोगे और बार बार शुगर टेस्ट करते रहोगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपका शुगर कितना लेवल तक जा रहा है। इसलिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोला था और हॉस्पिटल में एडमिट होकर मुझे ये इंजेक्शन लगाया गया था। तो आप में से अगर किसी को ये इंजेक्शन डॉक्टर देते हैं तो आप ज़रूर लगाइए। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका बेबी का जो लंग्स है, मैंने पहले बोला कि ये 3rd ट्राइमेस्टर में आपके बेबी का लंग्स मैच्योर होता है, तो इस इंजेक्शन से आपके जो बेबी का जो लंग्स है वो मैच्योर करने में मदद करता है, तो इसलिए ये इंजेक्शंस भी देते हैं। 3rd ट्राइमेस्टर में आपको डिप्थीरिया का इंजेक्शन वो भी आपको लग सकता है, तो ये भी आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आप ही हाथ में है आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगा या फिर आप में क्या चेंजेस आएगा। तो आपको तो प्रॉब्लम इस ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत होगा ही, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है पिछले वीडियो में कि जो 1st ट्राइमेस्टर है उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, किसी को नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह होता है। और जो 2nd ट्राइमेस्टर है ये सबसे अच्छा ट्राइमेस्टर बोला जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसमें बहुत कमी को कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रेगनेंसी में ये 2nd ट्राइमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो ये 3rd ट्राइमेस्टर है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये बेबी ग्रो कर जाता है ना, बड़ा हो जाता है, तो ये को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपका जो ब्रेस्ट है वो बढ़ जाता है, किसी किसी को ब्रेस्ट से लीकेज भी होता है, पानी जैसा निकलता है ब्रेस्ट से, पेन भी होता है किसी किसी को ब्रेस्ट में, और किसी किसी को लेग में क्रम्पिंग होता है, जैसे रात को सोते हो और लेग ऐसे टाइट हो जाता है, तो ये लेग क्रैम्पिंग भी होता है किसी किसी को। ये जो गला जलने वाला जो हार्ट बर्न होता है, एसिडिटी होता है इसमें। और सबसे ज़्यादा 3rd ट्राइमेस्टर में क्या होता है पता है, सबसे ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होता है, पेट पे स्वेलिंग भी होता है, बैक पे पेन होता है, क्योंकि सामने जो बेबी बम है वो बड़ा हो जाता है तो बैक पे भी प्रेशर पड़ता है, तो बैक पेन शुरू हो जाता है। ज़्यादा यूरिनेशन होता है क्योंकि आप ज़्यादा लिक्विड इंटेक करते हो, ज़्यादा पानी पीते हो, और जो बेबी है उसका प्रेशर हमारा जो यूरिन का थैली होता है उसमें पड़ता है, इसलिए आपका ज़्यादा यूरिनेशन भी होता है, बार बार बाथरूम जाना होता है, तो उसमें भी आप थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल होते हो, और आपका लीकेज भी होता है किसी किसी को, और किसी किसी को वाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम होता है इस 3rd ट्राइमेस्टर में। और लास्ट में किसी किसी को जो ब्लीडिंग होता है, जो वेजाइनल ब्लीडिंग होता है वो भी चालू हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी नज़दीक आता है ना, तो किसी किसी को थोड़ा थोड़ा करके ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम होता है। और किसी किसी को ये जो यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है ना, किसी किसी को ऐसा भी होता है कि बैठ के यूरिन पास नहीं कर पाते हैं, उनको खड़े खड़े होके ही यूरिन पास करना पड़ता है, क्योंकि बैठ के उनका ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जलन जैसा होता है या कुछ होता है, तो किसी किसी को ये प्रॉब्लम भी होता है कि बैठ के यूरिन पास नहीं कर पाते हैं। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। आपको अगर ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर आपके डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और जो ये गला जलने वाला जो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है ना, जो हार्ट बर्न का, तो उससे बहुतों का बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो आप डॉक्टर को बोल के कोई मेडिसिन भी ले सकते हैं उसके लिए। और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने पिछले बार ही बोला था कि आपको फाइबर टाइप का कुछ खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, दही खाना चाहिए या फिर केला खाना चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। दही आपको मैं एक टिप्स बता देती हूँ इधर कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो दही आप जब लेंगे तो उसमें थोड़ा जो जीरा होता है, साबुत जीरा, उसको थोड़ा भून के, मतलब ऐसे कढ़ाई में थोड़ा भून के उसका पाउडर बना के वो थोड़ा दही में मिला के और थोड़ा सॉल्ट मिला के आप अगर खाएंगे तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन पे राहत मिल सकता है। और अगर आप पानी में थोड़ा गुनगुना पानी में घी मिला के भी पी सकते हो तो भी आपका कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा राहत मिलता है। और मेरा क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, मेरा मेन प्रॉब्लम था कॉन्स्टिपेशन का, बहुत कॉन्स्टिपेशन हुआ था। और ये जो हार्ट बर्न का होता है, जो गला चलने वाला, ये भी प्रॉब्लम मुझे हो रहा था। और नॉर्मली और कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं था, बस वाइट डिस्चार्ज होता था, वो मैंने पहले वीडियो में बोला है, क्योंकि मेरा जो सर्विकल एनसेफेलाइटिस हुआ था तो वो होने के बाद मेरा 2nd ट्राइमेस्टर से ही मेरा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गया था। और ये सारा मेरा वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल डिलीवरी तक ही हुआ था। और बहुतों का क्वेश्चन होता है कि डिलीवरी कब कराए, तो देखो डिलीवरी मोस्टली हमें बोला गया था कि 38 वीक्स है फुल टर्म डिलीवरी। अगर आपका 38 वीक्स हो जाता है
तभी अगर डिलीवरी कराओगे तो अच्छा है, या फिर 39 वीक्स में। लेकिन अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रॉब्लम रहता है आपकी बेबी में या फिर आपकी बॉडी में, या फिर कुछ दिक्कत होता है, तो आप पहले भी करा सकते हो। वो आपके डॉक्टर के ऊपर है, वो आपके डॉक्टर कब बोल रहे हैं डिलीवरी करने के लिए, तब आप डिलीवरी करा सकते हो। लेकिन मेरा 38 वीक्स के बाद ही मेरा डिलीवरी हुआ था। मेरा बाइकोनल यूट्रस था, IVF प्रेगनेंसी था, और थोड़ा हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी था क्योंकि मेरा मिसकैरेज की प्रॉब्लम था। फिर भी हमें 38 वीक्स बोला गया। 38 वीक्स बाद भी मेरा 38 वीक 1 डे पे मेरा सी सेक्शन हुआ था। मुझे ये स्टेरॉयड इंजेक्शन भी लगा था, और 8 मंथ की लास्ट में या फिर 9th मंथ की स्टार्टिंग में ही मेरा जो USG सोनोग्राफी हुआ था वो हो गया था। तो बस इतना ही 9 मंथ को लेके मेरा एक्सपीरियंस रहा, और तो मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा है। तो कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे और एक वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड और फैमिली में। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और नेक्स्ट मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। तो आज के लिए बाय।